14 लोग हैंड रेस किए हैं सर। सर कितना? 14 लोग हैं, 15 लोग हैं सर जो हाथ उठाए हैं। अच्छा, नहीं, बाकी सब लोग पुराने हैं। जी तो सर। जो नए लोग हैं उनको कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। तो ठीक से समझ में आ रहा है या थोड़ा थोड़ा समझ में आता है? जी सर, अच्छे से पूरा समझ आ रहा है। अभ्यास कर रहे हैं आप लोग बुक में जो दिया हुआ है? हाँ सर। सिंबलाइजेशन सब आने लगा? हाँ सर, अभी जितना समझाया सर उतना प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। तो कहीं समस्या नहीं ना अभी तक जो पढ़े हैं? नहीं सर, नहीं। तो एक काम और भी किया करिए आप लोग, जो भी हायर हाँ सर। एजुकेशन का पेपर हो, जहाँ लॉजिक पूछे गए हों या यूजीसी जी का सर। हो, वो भी आप लोग खोज के सॉल्व किया करिए। हाँ हाँ सर। और जहाँ दिक्कत हो उसको फिर पूछ लीजिए। जी सर। तो कल हम लोग हमने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि ट्रूथ एंड वैलिडिटी जरा पढ़िएगा। कितने लोग पढ़े हैं ये टॉपिक? कितने लोग पढ़े हैं? ये टॉपिक हमने कहा था आप लोगों को पढ़ने के लिए। कोई नहीं पढ़ा? 8 से 10 लोगों ने हाथ उठाया है। अच्छा, तो सबको पढ़ने के लिए बोले थे ना, क्योंकि इससे इसका संबंध है, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग सत्यता और वैधता पढ़िएगा। चलिए, कल हमने क्या बताया था कि कोई भी सोपाधिक कथन केवल यह बताता है कि यदि उसका हेतु सत्य है तो उसका हेतुमत भी सत्य होगा। यही बताए थे ना? हाँ जी सर। यस सर। यही हमने बताया था कि कोई भी सोपाधिक कथन यह नहीं कहता कि या तो उसका हेतु सत्य है या उसका हेतुमत सत्य है। बताए थे ना? आप लोग ट्रुथ एंड वैलिडिटी पढ़े होंगे। देखिए, एक बार फिर से आप लोगों को समझा दे रहे हैं। और क्यों इसको समझा रहे हैं अभी आगे इसी में समझ में आएगा। 7 पॉइंट्स हैं वैलिड इनवैलिड के। इसमें केवल ये सेकेंड वाला पार्ट इनवैलिड है, तो केवल अवैध है। इसके ऊपर जितने भी, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये वैध या अवैध दोनों है। इसी तरह थर्ड वाले में आइए और फोर्थ में आइए, तो ये भी वैध या अवैध है। और फोर्थ में भी आइदर वैलिड और इनवैलिड है। ये पढ़े हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यदि किसी निगमनात्मक युक्ति की आधारिकाएं सत्य हो और उसका निष्कर्ष भी सत्य हो, तो इस तरह की युक्तियां जरूरी नहीं कि केवल वैध ही हो। ऐसी युक्तियां अवैध हो सकती है ना? कि पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यस सर। हाँ सर। ऐसा तो नहीं है कि कोई आर्गुमेंट्स दिए गए हों और उसमें प्रेमिसेस ट्रू हो, कंक्लूजन भी ट्रू हो, तो आप कहिए कि नहीं ये केवल वैलिड होगा। इस तरह की युक्तियां अवैध, इनवैलिड भी हो सकती हैं। इसी तरह थर्ड पॉइंट में आप आइए, अगर किसी आर्गुमेंट के जो प्रेमिस हैं वो फॉल्स हो, कंक्लूजन ट्रू हो, तो यहाँ पर भी दोनों संभावना है।
इस तरह की युक्तियां या तो वैध हो सकती हैं या अवैध। और फोर्थ पे आइए, यहाँ प्रेमिसेस फॉल्स हैं, कंक्लूजन भी फॉल्स हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको हम कह दें कि नहीं ये तो इनवैलिड ही होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं आप लोगों को कि मान लीजिए किसी आर्गुमेंट के प्रेमिस फॉल्स और कंक्लूजन फॉल्स, दोनों ही फॉल्स हैं, तो आपसे कोई पूछे कि वह निगमनात्मक युक्ति क्या होगी, तो ये आंसर आप नहीं देंगे कि केवल अवैध होगी। ऐसी युक्तियां वैध भी हो सकती हैं और अवैध भी हो सकती हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े इसको? सर सर क्या सेकंड नंबर में देते हैं सर सत्य और असत्य, इसमें ही सिर्फ अवैध होगा, इनवैलिड। अभी तो उस पे हम पहुंचे ही नहीं। अभी तो लॉजिक में ऐसा होता है। ये सब पूरे लॉजिक में ये लागू होगा। अब यहाँ पर जो कंडीशनल स्टेटमेंट इंडक्शन में भी होता है कि सर केवल डिडक्शन नहीं, इंडक्शन की थ्योरी अलग है, ये हम लोग डिडक्टिव लॉजिक की बात कर रहे हैं। इंडक्शन में वैलिड या इनवैलिड का प्रयोग नहीं करते, वहां पर प्रायिकता की बात होती है, संभावना की बात होती है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है। वहाँ निष्कर्ष कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, हम उसकी बात करते हैं। वहाँ वैलिड इनवैलिड का प्रयोग नहीं होता इंडक्टिव आर्गुमेंट्स में। ये हमने इसलिए बताया है कि यहाँ जो सेकेंड पॉइंट है इस पे आपको ध्यान देना है कि कोई भी डिडक्टिव आर्गुमेंट हो, निगमनात्मक युक्ति हो, यदि उसकी आधारिकाएं सत्य है, ठीक है, यस सर, तो निष्कर्ष को भी सत्य होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर असत्य होगा तो वह युक्ति क्या हो जाएगी? अवैध हो जाएगी। तो इसी पॉइंट को, सेकंड वाले पॉइंट को ध्यान में रख के अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ये आप लोग रफ में कहीं नोट किए हैं कि नहीं? यस सर, टीचर किए हैं। हाँ, देखिए, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है ये आगे अभी बताएंगे, बस ऐसे समझने के लिए इसको नोट कर दे रहे हैं। इसमें P इसका एंटीसीडेंट है, हेतु है, और Q इसका हेतुमत है। अब इसकी सत्यता को डिफाइन करना है, ट्रुथ को डिफाइन करना है। और है क्या? ये कंडीशनल स्टेटमेंट है ना कंडीशनल? जी सर। तो अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट की सत्यता की बात करनी है तो यहाँ पर ये कहा गया कि कोई भी सोपाधिक कथन यह नहीं कहता कि या तो इसका हेतु सत्य है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अगर हम कह दें कि अगर कोई कह दे कि सोपाधिक कथन का हेतु सत्य है और निष्कर्ष हेतुमत के बारे में पता नहीं है, तो क्या ये सत्य हो जाएगा? यहाँ पे खाली स्थान पे क्या होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे संभावना है, यहाँ पे ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो इसीलिए कल वाली लाइन हमने नोट कराया था या केवल ऐसे समझाया था? या अभी जो हम बोल रहे हैं कि एक सोपाधिक वाक्य यह नहीं बताता कि उसका हेतु सत्य है। तो ऐसा क्यों? इसीलिए कि अगर हम कह दें कि किसी कंडीशनल स्टेटमेंट का हेतु सत्य है इसलिए कंडीशनल स्टेटमेंट सत्य है, तो क्या ये सही होगा? बताइए इसको देख के, बोलिए। भी हो सकता है। तो नहीं होगा ना, यस सर, सर इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ एफ रख दें तो ये फॉल्स हो गया, तो जो डिफिनीशन है वो गड़बड़ हो जाएगा ना। जी सर, तो इसीलिए कहा गया कि हम ये नहीं कहते कि उसका हेतु सत्य है। फिर कहा या हम यह नहीं कहते कि उसका हेतुमत सत्य है। ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर इसको हम ट्रू मान लें तो क्या ये सत्यता और वैधता से कोरिलेट करिए तो क्या ये वैध या अवैध नहीं हो जाएगा? हालांकि यहाँ पे वैध अवैध की बात नहीं है, समझना है ट्रू या फॉल्स को। तो इससे सत्यता को समझने के लिए वहां पे वैध या अवैध से कोरिलेट करिए। तो भले ही टी इम्प्लाइज टी ट्रू होता हो, फिर से बता रहे हैं आपको, जैसे देखिए ये हेतु है टी, क्यू हेतुमत है, तो यहाँ क्या होगा ये निश्चित नहीं है। इसी तरह अब कह रहा है कि हेतु क्या है, इससे मतलब नहीं हम ये कहें कि या तो इसका हेतुमत सत्य है, तो इस तरीके से इस परिभाषा को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आया या कंफ्यूजन हो गया? सर इसका तात्पर्य है जब तक हेतु और हेतुमत दोनों नहीं रहेगा हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। नहीं हेतु, हाँ नहीं, केवल एक की बात के आधार पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जी सर, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे हाँ, एक में हाँ। हेतु है हेतुमत नहीं है तब भी हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, और हाँ। दूसरे में हेतु नहीं है तब भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे सर। हाँ, यानी दोनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। समझ में आया सबको? जी सर। यस सर। यानी सर। जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करते समय ये बोलेंगे कि यदि इसका हेतु सत्य है, तो इफ इट्स एंटीसीडेंट इज ट्रू देन इट्स कॉन्सिक्वेंट इज ऑल्सो ट्रू। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं ये। अब समझ में आ गया? यस सर। मतलब इसके किसी एक पार्ट को लेकर हम कंडीशनल स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? यस सर। इसी को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई भी सोपाधिक कथन यह नहीं कहता कि इसका हेतु सत्य है, बल्कि इतना कहता है कि यदि इसका हेतु सत्य है तो हेतुमत भी सत्य होगा। यही तो मतलब हुआ। बताइए। यस सर। यस सर। मतलब उसी को अब और विस्तार करके बताया गया। देखिए पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट ये नहीं कहता कि इसका हेतु सत्य है, क्योंकि हेतुमत के बारे में यहाँ कुछ कह ही नहीं रहा है, तो सत्यता क्या होगी कहाँ निश्चित है। या कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट ये नहीं कहता कि उसका हेतुमत सत्य है, क्योंकि इससे ये भी डिटरमाइन नहीं होगा कि ये क्या होगा। तो फिर क्या कहना चाहिए? कहना ये चाहिए कि यदि इसका हेतु सत्य है तो उसका हेतुमत भी सत्य होना चाहिए। ये डिफिनीशन दिया गया है। और ऐसा क्यों कह दिया गया? क्योंकि अगर ऐसा ना कहें तो स्थिति ये हो जाएगी कि हाँ एफ हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट और ये फॉल्स हो जाएगा, तो डिफिनीशन जो दिया जा रहा है वो गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो कुल मिलाकर जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट हैं उसके अगर हम सार्वभौम अर्थ को समझना चाहते हैं या उसके अनिवार्य अर्थ को समझना चाहते हैं तो ये देखना होगा कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के बीच जो संबंध है आपादन के, उस पर हमें विचार करना होगा। यानी हेतु और हेतुमत के बीच किस तरह के आपादन संबंध है। और कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो आपादन संबंध है वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। तो हमें इन पांच प्रकार के आपादनों को समझना होगा। तो इसको लिखवाएं या इसको भी समझाते चलें? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? आ गया सर। समझ में आ गया सर। चलिए, यस सर आ गया। अब जो इम्प्लीकेशंस हैं आपादन के, जो संबंध हैं, तो ये आपादन के संबंध की जब हम चर्चा करेंगे तो पहले 4 प्रकार के आपादन संबंध की बात करेंगे। तो नंबर 1 पे है तार्किक आपादन, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल इम्प्लीकेशन। ये नंबर 1 हो गया, लॉजिकल इम्प्लीकेशन।
सेकेंड नंबर पर है, बहुत आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा होगा कि परिभाषा के आधार पर भी किसी पद को हम परिभाषित करते हैं। जैसे हम कहें कि किसी के बारे में कि क अविवाहित है, तो अविवाहित का क्या अर्थ होगा? जैसे क कुंवारा है इसलिए क अविवाहित है, तो कुंवारा और अविवाहित दोनों एक ही चीज होगा ना कि अलग हो गया? एक ही चीज एक ही तो चीज है परिभाषा सर। के आधार पर भी हम डिफिनेशन देते हैं। तो एक हो गया पारिभाषिक आपादन, उदाहरण से समझाएंगे आप लोगों को। डिफिनेशनल इम्प्लीकेशन हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम आते हैं। थर्ड है कारण मूलक या कारणात्मक आपादन, कॉजल इम्प्लीकेशन। कॉजल इम्प्लीकेशन। और फोर्थ नंबर पे है निर्णयात्मक, निर्णय के आधार पर, डिसीजन के आधार पर कोई आपादन हो तो निर्णयात्मक आपादन। तो ये 4 तरह के आपादन हैं, इम्प्लीकेशन है। डिसीजनल के स्पेलिंग क्या होगा, कोई बोलेगा? CI होगा ना, ऐसा ही? ठीक है। हाँ जी सर। सर DECISIONAL। हाँ ठीक है ना, हमने सही लिखे है ना? तो ये 4 तरह के आपादन हो गए। हाँ? के बाद क्या होगा सर? क्या होगा बोल दीजिए। हाँ ई होगा, क्यों? ठीक है सर, ठीक है। सही है सर, सही है। CI होगा, ई नहीं होगा। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। आपके बुक में सर यही है इसलिए बता रहे हैं। हाँ तो मिस प्रिंटिंग हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं सर, सर, आपकी आपके बुक बुक में तो में भी सही है। आएगी है। हाँ? सही है आपकी बुक सर, में भी ठीक आएगी है। ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए। प्रिंट होगा। ठीक है सर। तो मिस पेज नंबर प्रिंटिंग क्या है हो ना? सकता है। पेज नंबर क्या है अनूप तुम्हारे बुक का? 265। चेक कर लीजिए, अगर हो तो करेक्ट कर लीजिए। सर ये पेज नंबर आपादन को 25 प्रकटित में करते हैं। देखिए, जो सर पढ़ा रहे हैं ना वो पेज नंबर 25 में है, उसमें देख लीजिए। सर तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा ना। प्रकटी भी करते हैं। ठीक है सर, पढ़ाइए आगे। बुक में भी तो यही दिया है, 265 में भी तो सेम ही दिया है। अच्छा, तो BA वाली बुक में तो नहीं गड़बड़ी हुई है? नहीं सर, गड़बड़ सिद्धांत नहीं है, वाले। उसमें भी सही है सर। 265 पेज नंबर फर्स्ट बुक जो है उसमें भी सेम है जो आप लिखे हैं। अनूप वाले में हो सके गड़बड़ हो। हाँ तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं लॉजिकल इम्प्लीकेशन पर। देखिए, इम्प्लीकेशन का मतलब तो आप लोगों को मालूम है ना, हेतु और हेतुमत। यही तो होगा, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। जैसे P इंप्लाइज Q, तो P क्या हो गया? हेतु। Q क्या हो गया? हेतुमत। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब यहाँ लॉजिकल इम्प्लीकेशन का क्या तात्पर्य है? तो लॉजिकल जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें जो कॉन्सिक्वेंट को हम डिराइव करते हैं एंटीसीडेंट से, यानी हेतुमत को हेतु से जब हम निकालते हैं तो वहां पर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से निष्कर्ष को निगमित करते हैं, यानी हेतुमत को तार्किक रूप से निगमित करते हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण हम लिखते हैं, आप लोग भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। उदाहरण है कि यदि हिंदी में लिखवा दें कि इंग्लिश में लिखवा दें? इंग्लिश में। हिंदी में सर, हिंदी में इसलिए सुनिए, हिंदी में इसलिए ना लिखिए कि सिंबलाइजेशन कहीं भी हिंदी में करेंगे तो आप गलत कर जाएंगे। ठीक है? ठीक है जी सर। तो आप लोग कोशिश करिए, ये करिए कि
इंग्लिश में ही आप सिंबलाइजेशन करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। जी सर। सर तो ये जैसे देखिए, आपादन को प्रतिपत्ति हाँ? भी कहते हैं। हाँ, बहुत प्रतिपत्ति। सारे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश सर। में इम्प्लीकेशन है, लेकिन हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं। तो एक उदाहरण लिखते हैं, इफ ऑल कैट्स लाइक लीवर एंड, अब बिल्ली का कोई नाम दे दीजिए, कैट का कोई नाम दे दीजिए। जो लोग बहुत से लोग बिल्ली पालते भी हैं, जैसे कुत्ते का नाम दिया जाता है। कोई बताएगा कोई नाम बिल्ली का? सर या एनी सर, एनी। एनी, तो स्पेलिंग बोल दीजिए, स्पेलिंग बोलिए। ये सर ठीक लिखा आपने। अच्छा, तो इफ ऑल कैट्स लाइक लीवर एंड एनी इज अ कैट, देन एनी लाइक्स लीवर। ये उदाहरण है। और इसको लॉजिकली हम कैसे समझेंगे? देखिए, एनी लाइक्स लीवर, अब इसी को हम आर्गुमेंट फॉर्म में लिखते हैं। ऑल कैट्स लाइक लीवर, ऑल कैट्स लाइक लीवर। सेकेंड प्रेमिस हो गया, एनी इज अ कैट, therefore any likes liver। तो अब देखिए, इन दो आधारिकाओं से इस निष्कर्ष को आपने कैसे डिराइव किया? लॉजिकली, तार्किक रूप से। बताइए, तार्किक रूप से आपने डिराइव किया है या नहीं किया है कंक्लूजन को? यस सर। सब लोग समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कि सभी हिंदी, अच्छा, सभी बिल्लियां जिगर पसंद करती है। जिगर जानते हैं? कलेजी लीवर को कलेजी वो पसंद करते हैं। इस्तेमाल चलिए, ऑल कैट्स लाइक लीवर, सभी बिल्लियां कलेजी पसंद करते हैं। ठीक। एनी इज अ कैट, एनी क्या है? एक बिल्ली है। तो निष्कर्ष क्या है लॉजिकली? एनी लाइक्स लीवर, तो एनी कलेजी पसंद करती है। तो लॉजिकली कंक्लूजन डिराइव हुआ ना? यस सर। अब उसी को, ये तो हमने आर्गुमेंट फॉर्म में बताया, अब यहां ध्यान दीजिए। देन और इफ के बीच में क्या आया है? ऑल कैट्स लाइक लीवर एंड एनी इज अ कैट। यानी आपने एक आधार वाक्य बनाया, ऑल कैट्स लाइक लीवर एंड एनी इज अ कैट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सभी बिल्लियां कलेजी पसंद करती हैं, तो एनी भी एनी एक बिल्ली है, तो एनी भी कलेजी पसंद करेगी ना? यस सर। तो ये जो कंक्लूजन आप डिराइव कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से लॉजिकली ही तो डिराइव हो रहा है। यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी सोपाधिक कथन के हेतुमत को तार्किक ढंग से उसके हेतु द्वारा निगमित किया गया हो, निकाला गया हो, तो ऐसे कथन क्या कहलाते हैं? लॉजिकल इम्प्लीकेशन। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे लिखिए, इफ ऑल ह्यूमंस, ये आसान है, हालांकि सेम उसी तरह है, आर मॉर्टल। आप लोगों में से कोई एक अपना नाम बता दीजिए।
जिनका नाम अभी तक कभी ना आया हो। राम बाबू सर। चलिए, एंड राम बाबू इज अ ह्यूमन, देन राम बाबू इज मॉर्टल। ये जो राम बाबू इज मॉर्टल कॉन्सिक्वेंट है यहाँ पे, इस कॉन्सिक्वेंट को आर मॉर्टल एंड राम बाबू इज ए ह्यूमन, इन्हीं दोनों के आधार पर आप ये कहा राम बाबू इज मॉर्टल कहाँ है? इन्हीं दोनों आधार वाक्यों में ही तो छिपा हुआ है। ये सर अगर हम इसी को आर्गुमेंट फॉर्म में लें तो अगर आप लोगों ने डिडक्टिव लॉजिक पढ़ा हो, सिलॉजिज्म पढ़ा हो, तो ध्यान होगा जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, राम बाबू इज अ ह्यूमन। तो ये टू प्रेमिसेस दिए गए हों, आपसे कहा जाए कंक्लूजन डिराइव करने के लिए, तो क्या कंक्लूजन डिराइव करेंगे आप? निष्कर्ष क्या निकालेंगे? राम इज इमोर्टल। हाँ राम बाबू इज अ मॉर्टल। हाँ, तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे तार्किक रूप से ही तो ये निष्कर्ष निकला। बताइए। तो ये हो गया लॉजिकल इम्प्लीकेशन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हटा दें। सर हाँ, सर इसको सिंपलाइज कैसे करेंगे सर? नहीं, सिम्बोलाइजेशन इसमें नहीं करना है। अच्छा, इसमें सिंपलाइज नहीं करना है सर? नहीं, सिम्बोलाइजेशन जब करना होगा तो आपको बताएंगे कैसे करना है। अभी तो हम लोग संबंध डिडक्टिव में हो। हेलो सर, केवल ये डिडक्टिव में आर्गुमेंट में होगा कि इंडक्टिव आर्गुमेंट में? जो क्योंकि डिडक्टिव है, क्योंकि यहाँ तार्किक रूप से जो कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं ये निश्चित रूप से यही डिराइव होगा। सर्टेनिटी की बात, निश्चितता की बात केवल डिडक्टिव आर्गुमेंट में की जाती है। इंडक्टिव में तो संभावित निष्कर्ष निकलते हैं ना। ओके। जैसे आप कहिए कि आम आकाश से पृथ्वी पर गिरता है, अमरूद आकाश से पृथ्वी पर गिरता है, या इसी तरह एक आध दो फल और ले लीजिए कि वो आकाश से पृथ्वी पर गिरता है, तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे? सभी फलों के बारे में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? यही तो कहेंगे कि सभी फल आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं जी। तो एक प्रोबेबिलिटी है ना कंक्लूजन में, वहां निश्चितता नहीं होगी। वहां पर कितने डिग्री तक आपके अंश तक आपके निष्कर्ष सत्य हैं उसकी बात करेंगे। वहां पे जिस तरीके से डिडक्टिव आर्गुमेंट के निष्कर्ष में निश्चायक सत्यता होती है, वो चीजें इंडक्टिव आर्गुमेंट्स में नहीं पाई जाती। ठीक है जी सर। यहाँ सर हम लोग डिडक्टिव में सर जनरल से पार्टिकुलर की ओर सर जाते हैं, लेकिन उसमें सर इंडक्टिव में सर पार्टिकुलर से जनरल की ओर सर जाते हैं। हाँ। और एक चीज और भी है, जो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स होंगे उनके जो कंक्लूजन होंगे वो आधार वाक्यों की तुलना में कम व्यापक होंगे, कम सामान्य होंगे। लेकिन जो इंडक्टिव आर्गुमेंट्स होते हैं उनके कंक्लूजन आधारिकाओं से अधिक व्यापक होते हैं, मोर जनरल होते हैं। जैसे ऊपर अभी हमने एक उदाहरण लिया है कि आम आकाश से पृथ्वी पर गिरता है, अमरूद आकाश से पृथ्वी पर गिरता है, सेब आकाश से पृथ्वी पर गिरता है। तो यहाँ केवल 3 फल का हमने नाम लिया, आम, अमरूद और सेब। लेकिन कंक्लूजन में आप क्या कह रहे हैं? सभी फल, ऑल फ्रूट्स की बात कर रहे हैं आप। तो ये अधिक व्यापक हो गया ना निष्कर्ष, मोर जनरल हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। चलिए आइए, अब आइए सेकेंड नंबर पे, जिसको हम कहते हैं डिफिनिशनल इम्प्लीकेशन। क्या हो गया?
डिफिनिशनल इम्प्लीकेशन। कलर चेंज करने वाला आ गया था सर, अच्छा, हाँ, ये दब गया होगा कहीं। चेंज कर अब सकते। देखिए, जाने दीजिए, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहेंगे? पारिभाषिक आपादन या परिभाषा आपादन, मतलब जो भी सटीक वर्ड आपको डिफिनेशन का लग जाए। इसका मतलब ये हो गया कि हेतुमत को हेतु से बाई डिफिनिशनल हम डिराइव करेंगे, यानी परिभाषा के आधार पर डिराइव करेंगे। कोई नाम बताइए आप लोगों में से, एक नाम बोलिए। हाँ? क्या? जीनियस? जीनियस कौन नाम होता है? सर हाँ? 1.5 साल से पढ़ रही हैं आपसे सर जीनियस। नहीं, वो तो जीनियस हम नाम तो सुने नहीं है सर जाली नाम है सर। अब। जीनियस, विजडम और इंटेलिजेंट, ये सब नाम अब रखने लगे क्या इंडिया में लोग? नहीं सर, जाली नाम है सर। तो सही नाम बताइए ना, किसी का नाम बताइए। आप लोग अपना नाम बताइए। मालविका। हाँ, मालविका। चलिए लिखिए, इफ मालविका इज अ बैचलर, देन सर गलत नाम ले लिए सर, वो बैचलर नहीं है। कोई बात नहीं, ये समझना है, समझने के लिए है। देन मालविका इज अनमैरिड। अब एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, तो हो सकता है जो अनमैरिड हो उनके लिए प्रयोग किया जा रहा हो। तो अब यहाँ कॉन्सिक्वेंट पर ध्यान दीजिए आप। इस कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट यानी हेतु से परिभाषा के आधार पर सिद्ध किया गया है ना? जी सर। आ रहा है ना समझ में? यहाँ डिफिनीशन ही तो है। बैचलर को जब डिफाइन करना होगा तो आप क्या कहेंगे? अनमैरिड ही तो बोलेंगे। यस सर। सर जैसे बोलते हैं बैचलर्स आर अनमैरिड मेल्स। हाँ, सर इसमें हेतु जो है, हेतु मत को मतलब डिफाइन कर रहा है। सर का फिर कनेक्ट हो गया। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। लगता है ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। हो गया। हाँ सर, ब्लूटूथ फिर सर का कनेक्ट हो गया है। हम एग्जैक्ट इसी टाइम पे रेडी होता है। भानु सर फोन करना होगा सर को। सर का मोबाइल ही हैंग कर रहा है क्या? अब आवाज आ रहा है? हाँ सर ठीक है सर, आ रही है। हाँ, वो गाड़ी हमको ध्यान ही नहीं था, अब हम ब्लूटूथ ऑफ कर दिया करेंगे। ये हो गया एग्जाम्पल। यस सर। चलिए एक उदाहरण और ले लीजिए। इफ द फिगर इज a triangle, if the figure is a triangle, then the figure has 3 sides. जो कौन सी साइड्स, यानी आकृति में 3 कोण होते हैं, यही ना? यस सर। आकृति एक त्रिभुज है तो आकृति में 3 कोण होते हैं। तो ट्रायंगल को ये तो यहाँ पे डिफाइन किया गया 3 साइड से।
यस सर। तो परिभाषा ट्रायंगल का क्या है? 3 साइड्स है। आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो इस तरह के अगर स्टेटमेंट हो जहां उसके परिभाषा के द्वारा उसके हेतु से निकाला गया हो तो क्या कहलाएगा? पारिभाषिक आपादन। ठीक, आगे बढ़ा जाए। इसको नोट कर लिए? यस सर, यस सर। चलिए, अब थर्ड क्या था? कॉजल इम्प्लीकेशन। कॉजल इम्प्लीकेशन, कारण मूलक आपादन या कारणात्मक आपादन। यहां पर भी एक उदाहरण लिखिए जरा। इफ दिस पीस of blue litmus paper is placed in acid, then the piece of blue litmus paper will turn red. अरे यहाँ पे कह रहा है कि यदि नीले शैवाल पत्र के टुकड़े को अम्ल में रख दिया जाए तो वह नीला शैवाल पत्र क्या हो जाएगा? उसका टुकड़ा लाल हो जाएगा। यही तो कह रहा है। यस सर। कह रहा है कि इफ दिस पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, यदि नीले शैवाल पत्र के इस टुकड़े को इज प्लेस्ड इन एसिड, एसिड में रख दिया जाए, अम्ल में रख दिया जाए, देन द पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, तब नीले शैवाल पत्र का टुकड़ा लाल हो जाएगा, विल टर्न रेड। तो कॉजल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। जी सर। तो इस तरह के अगर उदाहरण दिए हुए हैं इसको हम कहते हैं कॉजल इम्प्लीकेशन। इसको नोट करिए, एक उदाहरण और लिखवा देते हैं। सर विल के बाद क्या है? टर्न है, सर। TURN, टर्न रेड। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। इसको हो गया सबका? यस सर। सर। एक उदाहरण और लिखिए। इफ दिस पीस ऑफ गोल्ड is placed in aqua regia, जैसे वहां एसिड था उसी तरीके से यहाँ एक्वा रेजिया है, उसमें अगर सोने को रख दिया जाता है तो सोना पिघलने लगता है। एक्वा रेजिया, then this piece of gold dissolves. Then this piece of gold dissolves. इसका क्या मतलब हुआ?
इस स्वर्ण का जो टुकड़ा है उसको एक्वा रेजिया में रख दिया जाए तो स्वर्ण क्या हो जाएगा? स्वर्ण का टुकड़ा उसमें घुल जाएगा, यही तो होगा। तो ये भी कॉजल हो गया, कारण मूलक हो गया ना। यस सर। चलिए अब आइए, अंतिम है डी। लिखे थे कि नहीं आप लोग इसको? ये लिखते सर हैं सर। लिख रहे हैं सर। नहीं, छूट गया। हो गया सर। चलिए इनका छूटा हुआ यूट्यूब से लिख लेंगे। हाँ, लास्ट जो है, हाँ चलिए, अब तो वीडियो आप लोग डाल दे रहे हैं, उसमें देख लेंगे। अब नेक्स्ट है, इसको हम बोलते हैं डिसीजनल, निर्णयात्मक। है, सही लिखे हैं कि नहीं? डिसीजन वाला अक्सर गड़बड़ा जाता है। SION होगा सर। रुकिए, डिसीजन तो ऐसे होगा ना। अब सही है, डिसीजनल इम्प्लीकेशन। ये वर्ड कल से ही हमसे गड़बड़ हो रहा है लिखने में। अब इसमें देखिए, बड़ा मजेदार 2 उदाहरण आपको बताएंगे। पहला है, इफ स्टेट loses the homecoming game, then I shall eat my hat. इसको समझिए जरा। ये आपका कॉन्सिक्वेंट है, हेतुमत है, और स्टेट लॉसेस द होम कमिंग गेम, ये आपका हेतु है। अब इस हेतु से ये हेतुमत डिराइव हुआ है, और किस आधार पे? निर्णय के आधार पे, डिसीजन के आधार पे। ये क्या कह रहा है कि यदि राज्य घरेलू खेल में हारता है तो मैं अपना टोपी खा जाऊंगा, यही तो है। ये आपका किसी का भी निर्णय हो सकता है। बोलिए, समझ में आ रहा है? नहीं सर, क्यों? यस सर, समझ में आ रहा है सर। ये जो कॉन्सिक्वेंट है, ये क्या है? डिसीजन ही तो है आपका भाई। एंटीसीडेंट क्या है कि यदि राज्य घरेलू खेल में हारता है तो मैं अपना टोपी खा जाऊंगा। तो अपना टोपी मैं खा रहा हूँ, तो ये तो मेरा निर्णय है ना। यस जी सर जी। जी सर, जी सर। बताइए और कितने ऐसे- लोगों को नहीं समझ में आया? ये सर आगे समझ में। नहीं मतलब जबरदस्ती नहीं समझना है। नहीं समझ में आ रहा पूछिए। नहीं सर, आया समझ में। आ गया? ये सर। यस सर। दीपक जला दिए थे। चलिए, तो ये जितने भी उदाहरण थे, इस 4 प्रकार के आपादन के लिए प्रयोग किए गए थे। लेकिन एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में रियल कनेक्शन था कि नहीं था? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। तो इस तरह के जितने भी इम्प्लीकेशन होंगे उनको हम क्या कहते हैं? रियल इम्प्लीकेशन, वास्तविक आपादन। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनके हेतु और हेतुमत के बीच रियल कनेक्शन हो सकता है कि कुछ इस तरह के भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो जिनके हेतु और हेतुमत के बीच में कोई संबंध ही ना हो, कोई रियल कनेक्शन ना हो। तो
कोई बताएगा इस तरह का उदाहरण? बुक में हमने लिखा है, जो लोग पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। सर ये हिटलर और बंदर वाला है। यदि यदि हिटलर सैन्य विज्ञान का महापंडित है तो मैं बंदर का चाचा हूँ, यही है ना? यस सर। जी सर। तो बताइए, दोनों हेतु और हेतुमत के बीच में कोई कनेक्शन आपको दिख रहा है? नहीं सर। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं मटेरियल इम्प्लीकेशन। तो बल्कि हेडिंग डाल दीजिए या ऐसे ही समझ लीजिए। मटेरियल। अच्छा, एक चीज हम चाहेंगे कि आप लोग, अच्छा पहले इसको कर लीजिए, मटेरियल इम्प्लीकेशन। इसको हिंदी में हमने अपने बुक में लिखा है शाब्दिक प्रतिपत्ति, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद वस्तुगत आपादन भी हो सकता है। ठीक है? वस्तुगत आपादन सर। हाँ, मटेरियल इम्प्लीकेशन। वही उदाहरण लिखिए हिटलर वाला। हिटलर, इफ हिटलर was a military genius, if Hitler was a military genius, then I am a monkey's uncle. तो यदि हिटलर सैन्य विज्ञान का पंडित था तो मैं बंदर का चाचा हूं। यहाँ दोनों में कोई रियल कनेक्शन आपको दिख रहा है हेतु और हेतुमत के बीच? नो सर। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि न तो ये लॉजिकल है हेतु हेतुमत के बीच संबंध, न तो डिफिनिशनल है और न ही कारण मूलक। इसको लिखवा दें क्या थोड़ा सा, या समझ जाएंगे? हाँ? सर लिखवा दीजिए सर। अच्छा, एक उदाहरण और लिख लीजिए, फिर लिखवा ही देते हैं। लोकतंत्र को हिंदी में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी? यस सर। डेमोक्रेसी बोलते हैं। और भी कोई शब्द है? जनतंत्र। हिंदी में हो गया। अच्छा, इंग्लिश। डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? लोकतंत्र को सर। तो लिखिए, इफ रसिया इज अ डेमोक्रेसी, then I am a Dutchman. ये दो उदाहरण है और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल इम्प्लीकेशन।
तो ऐसा क्यों, इसको स्पष्ट कर लीजिए। बल्कि मटेरियल इम्प्लीकेशन में एक चीज बल्कि नोट करिए कि यह आपादन का 5वां प्रकार है, जिसे याद रहेगा। इसको क्लियर करा देते हैं, इसको बल्कि नोट करिए। देखिए, यह आपादन का 5वां प्रकार है। हो गया? जी सर। अच्छा, अब ये 2 उदाहरण हम लोगों ने लिया है, इन दोनों के बारे में लिखिए। दोनों के बारे में एक ही स्टेटमेंट है। यह स्पष्ट है कि यहाँ व्यक्त आपादन न तो तार्किक है, लॉजिकल, न तो तार्किक है, कॉमा, न ही परिभाषामूलक, और न ही कारण मूलक। तो अब आप लोग बताइए, जो 2 एग्जाम्पल हैं, क्या ये दोनों में हेतु और हेतुमत के बीच का जो संबंध है वो लॉजिकल, डेफिनेशनल या कॉजल है? नहीं सर। नहीं है ना। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, ये डिसीजनल है क्या दोनों में संबंध? नहीं सर। लिखिए, ये भी लिख लीजिए। यहाँ हेतु और हेतुमत के बीच, नहीं, एक मिनट रुकिए, निर्णयात्मक वाला भी लिखवा दें। देखिए, यह एक निर्णयात्मक आपादन, डिसीजनल इम्प्लीकेशन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यह एक निर्णयात्मक आपादन, डिसीजनल इम्प्लीकेशन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। क्योंकि हेतुमत को सत्य बनाना वक्ता के बस में नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम लोगों ने लिया था उदाहरण कि इफ हिटलर was a military genius, तो ये तो हेतु है। Then I am a monkey's uncle, ये है आपका हेतुमत, कॉन्सिक्वेंट है ये। कॉन्सिक्वेंट है ना। और हमने लिखवाया क्या अभी एक लाइन? तो ये जो कॉन्सिक्वेंट है, नहीं, जैसे मैं बंदर का चाचा हूं, तो क्या इस कथन को आप सत्य बना सकते हैं? हेतुमत को क्यों बना सकते हैं? नहीं सर। वही चीज यहाँ पे कह रहा है। यानी हेतु और हेतुमत के बीच में निर्णयात्मक आपादन भी नहीं है। और दूसरी चीज ये कहा कि जो इसका कॉन्सिक्वेंट है इस उदाहरण का, इसको हम चाहे कि ट्रू बना ले तो ये संभव नहीं है।
क्योंकि बंदर का कोई चाचा हो नहीं सकता। आ गया समझ में? यस सर। एक चीज और चाहे तो आप लिख लीजिए। वर्तमान सोपाधिक कथन का या इसको काटिए, इसको बाद में कराते हैं, थोड़ा और कुछ बता दें तब इसको कराते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया कि नहीं जो अभी तक बताए हैं? यस सर। जी सर आ गया। कौन है? हेलो हाँ बोलिए। सर, ये निर्णयात्मक जो था पादक जो उसका और उसमें शाब्दिक में दोनों में हाँ। अंतर क्या हुआ? क्योंकि उसमें भी तो न तो परिभाषी न तार्किक कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण बताइए निर्णयात्मक का। सर जैसे मान लीजिए यदि जर्मनी जीतेगा तो मैं सब बांट नहीं, दूंगा। जो उदाहरण हाँ हमने बताया है, क्या बताया है? हाँ ठीक है, जर्मनी का ही बताइए, जो आप सोचे हैं वही बताइए। यदि जर्मनी जीतेगा तो मैं सब बांट दूंगा, जर्मनी नहीं जीतेगा। हाँ तो ये डिसीजनल हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका निर्णय है ना? तो इसमें भी तो सर कोई तार्किक नहीं, यहाँ हिटलर के बारे में कहा गया है कि वो सैन्य विज्ञान का महापंडित था, तो कहा कि मैं बंदर का चाचा हूँ, तो ये कहाँ से डिसीजनल है? नहीं तो सर उसमें जो था जी सर। मतलब आपको डिसीजनल जैसा लग रहा है, लेकिन ये डिसीजनल नहीं है। तो सर उसका कारण क्या है? उसका अंतर समझिए। मूल आपने क्या उदाहरण दिया, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, बोलिए उदाहरण। नहीं सर, यदि जर्मनी जीतता है, सर मेरे कहने मतलब ये कि नहीं, जो हम उसको प्रतिभा आप नहीं सुनिए, अच्छा, आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं पहले दूर तो करूं। यदि जर्मनी जीतता है तो आप क्या करेंगे? यदि जर्मनी जीतेगा तो मैं सब बांट दूंगा। मैं सब बांट दूंगा। तो जो सब बांटेंगे आप जी, इसको सत्य बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, जरा हमको ये बताइए। बना सकते हैं सर। अच्छा, और उदाहरण हमने क्या लिखवाया? यदि हिटलर सैन्य विज्ञान का पंडित है तो मैं बंदर का चाचा हूं, तो मैं बंदर का चाचा हूं, इसको सत्य बना देंगे आप? नहीं सर, ये तो शाब्दिक प्रतिपत्ति का उदाहरण है जो आप बताए हैं अभी। लेकिन सर इसमें जैसे कोई तार्किक न तो परिभाषी कोई इसमें संबंध नहीं है शाब्दिक में, और निर्णय वाले में भी नहीं तो है कोई तार्किक संबंध उसमें भी। निर्णय जो अरे वो अलग कथन है। नहीं तो सर जैसे अगर कोई एग्जाम्पल दे देता है तो दोनों अगर है शाब्दिक प्रतिपत्ति और निर्णयात्मक आप कंफ्यूज हो गए। अब आप दोनों को एक मानने लगे। सर दोनों मानता है क्योंकि उसमें भी कोई तार्किक वो नहीं है। देखिए, अभी मटेरियल इम्प्लीकेशन का जो दो उदाहरण हमने लिया है, एक तो ये उदाहरण लिया गया कि यदि रूस एक लोकतंत्र है तो मैं एक डच मैन हूं, तो मैं एक डच मैन हूं, इसको भी आप सत्य सिद्ध नहीं कर सकते। उसी तरह से वहां पे कि हिटलर सैन्य विज्ञान का महापंडित है तो मैं बंदर का चाचा हूं, तो मैं बंदर का चाचा हूं, इसको भी आप ट्रू नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि आप में इतनी पावर नहीं है या किसी वक्ता में इतनी शक्ति नहीं है कि उसके हेतु को सत्य सिद्ध कर ले। इसीलिए तो इस वहां पे मान लीजिए आप अपनी हैट को पाकिस्तान जब क्रिकेट मैच खेलते हैं और पाकिस्तान अगर हार गया तो पाकिस्तान तो बंदर के चाचा तो आप नहीं हो सकते। नहीं है। लेकिन जो उदाहरण ऊपर लिया गया है कि जैसे दोनों के का निर्णय
है ना कि दुख होगा, ये आपका निर्णय है। तो निर्णय आपका सही है कि गलत है? देखिए, दोनों में समझने की कोशिश करिए। हमने पहले 4 प्रकार के आपादन बताए थे, उसमें डिसीजनल भी था। जी अभी जो उदाहरण हमने लिया है ये मटेरियल इम्प्लीकेशन का उदाहरण लिया है, और यहाँ पर ये बताया गया है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ लिखवा दूं, यहाँ हेतु और हेतुमत के बीच में कोई रियल कनेक्शन नहीं है, कोई वास्तविक संबंध नहीं है। और इसको और क्लियर करने के लिए इसीलिए कह दिया है कि उसके हेतुमत को हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसको सत्य सिद्ध कर लें। अभी क्लियर है या कंफ्यूजन है? नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक, चलिए थोड़ा लिख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। लिखिए, यहाँ हेतु और हेतुमत के बीच कोई वास्तविक संबंध, ब्रैकेट में रियल कनेक्शन, रियल कनेक्शन चाहे वह तार्किक हो, चाहे वह तार्किक कॉमा परिभाषा मूलक या कारण मूलक हो, स्थापित नहीं हो सकता है या नहीं होता है, स्थापित नहीं होता है। तो कुछ क्लियर हुआ? सर बोलिए। जो ऊपर हम सर, लोगों ने, हाँ, एप्लीकेशन जो बताए थे उसमें रियल कनेक्शन क्या है इसमें सर? डिसीजनल इम्प्लीकेशन। रियल कनेक्शन यही है कि आप डिसीजन ले रही हैं ना कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, यदि ऐसा होता है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा या ऐसा करूंगा, कि आपका निर्णय नहीं है, तो उसमें रियल नहीं हो गया कनेक्शन। यस सर, यस सर। डिसीजनल का उदाहरण जरा बोलिए जो लिखवाया है मैंने। If State lose the homecoming game, then I shall eat my head. हाँ, तो आई शैल ईट माई हेड, ये किसका डिसीजन है? आपका है ना? यस सर। तो क्या दोनों के बीच में रियल कनेक्शन नहीं है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट पे? आपने एंटीसीडेंट के आधार पर ही तो ये डिसीजन लिया कॉन्सिक्वेंट का। यस सर, यस सर। दोनों को आप लोग कोरिलेट कर ले रहे हैं, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। दोनों एग्जाम्पल में बहुत अंतर है। चलिए कुछ और लिखिए तो शायद और क्लियर हो जाए। आगे लिखिए। क्या लिखा आपने? क्या लिखवाया मैंने? अभी लिखा है सर, यहाँ हेतु और हेतुमत के बीच कोई वास्तविक संबंध, चाहे वह तार्किक हो, परिभाषा मूलक हो या कारण मूलक, स्थापित नहीं होता है। या कारण मूलक ना? यस सर, या कारण मूलक नहीं होता है। हाँ, स्थापित नहीं होता है। आगे लिखिए। इस प्रकार के सोपाधिक कथन का प्रयोग, इस प्रकार के सोपाधिक कथन का प्रयोग आमतौर पर इस प्रकार के सोपाधिक कथन का प्रयोग आम तौर पर अपने हेतु की सत्यता को, अपने हेतु की सत्यता को अस्वीकार करने के
एक जोरदार या विनोदी तरीके के रूप में, एक जोरदार या विनोदी तरीके के रूप में अभिप्रेत होते हैं, अभिप्रेत होते हैं। क्योंकि इसमें आमतौर पर एक खुल्लम खुल्ला या हास्यास्पद ढंग से असत्य कथन, फॉल्स स्टेटमेंट, असत्य कथन इसके हेतुमत के रूप में शामिल होता है, इसके हेतुमत के रूप में शामिल होता है। सर एक बार फिर से बोलेंगे, खुल्लम खुल्ला या हास्यास्पद रूप से। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं बंदर का चाचा हूं, क्या है? हास्यास्पद कथन ही तो है। हास्यास्पद रूप से असत्य कथन, फॉल्स स्टेटमेंट इसके हेतुमत के रूप में शामिल होता है। सर एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देंगे क्या? बिल्कुल, लिख लीजिए। जी। A conditional of this sort is SORT is often used as an emphatic or humorous method of denying its antecedent. जैसे हिटलर वाज अ मिलिट्री जीनियस, इसी को तो डिनाई कर रहा है, आई एम मंकीज अंकल कह के। यस सर। फुल स्टॉप। The consequent of such a conditional is usually a statement that is obviously or ludicrously false. और भी लिखवा दें क्या इंग्लिश में? नहीं सर, हो गया सर।
चीज और लिख लीजिए आप लोग। जी सर। वर्तमान सोपाधिक कथन का पूरा अर्थ वर्तमान टाइम है ना, अभी ओवर होने वाला है सर 5 मिनट्स है। हाँ, आज भी ये टॉपिक नहीं समाप्त हुआ, कल देखिए समाप्त होता है कि नहीं। वर्तमान सोपाधिक कथन का पूरा अर्थ यह निषेध प्रतीत होता है कि हिटलर सैन्य विज्ञान का महापंडित था। हिटलर सैन्य विज्ञान का महापंडित था, मतलब हिटलर वाज अ मिलिट्री जीनियस। हिटलर वाज अ मिलिट्री जीनियस। इसको इन्वर्टेड हिंदी कॉमा में में क्या बोले लिखिएगा। थे सर? हाँ? हिटलर सैन्य विज्ञान का महापंडित है। था इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा उसको। उसके बाद लिखिए सत्य है, जबकि फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए मैं बंदर का चाचा हूं, आई एम अ मंकीज अंकल। यह हास्यास्पद कथन है कि नहीं है? मैं बंदर का चाचा हूं। असत्य है, फॉल्स है। फुल स्टॉप। और चूंकि बाद वाला इतना स्पष्ट रूप से असत्य है, फॉल्स है, कि बाद वाला किसी लिए प्रयोग हो रहा है? आई एम मंकीज अंकल के लिए। इसलिए सोपाधिक कथन को पूर्ववर्ती के अस्वीकार करने के रूप में समझा जाना चाहिए। पूर्ववर्ती के अस्वीकार करने के रूप में समझा जाना चाहिए। पूर्ववर्ती का मतलब यहाँ हिटलर वाला मिलिट्री जीनियस से है, तो इसकी भी अंग्रेजी तो नहीं लिखवानी है सर करने के रूप में हाँ? लास्ट क्या हुआ सर? करने के रूप में अस्वीकार करने के रूप में समझा जाना चाहिए। लिखवा दीजिए सर इंग्लिश में भी। लिख लीजिए द फुल मीनिंग ऑफ the present conditional seems to be the denial that inverted comma Hitler was a military genius, inverted comma close. Hitler was a military genius, inverted comma close, is true when inverted comma I am a monkey's uncle, inverted comma close, is false. यहाँ पे जो आई एम मंकीज अंकल है ये एकदम स्पष्ट रूप से फॉल्स है ना,
तो इसी के आधार पे कह रहा है कि ये जो एंटीसीडेंट है, हिटलर वाज अ मिलिट्री जीनियस, इसको एक तरीके से डिनाई कर रहा है। तो एक लाइन और लिख लीजिए इंग्लिश में, एंड सिंस द लेटर इज सो obviously false, comma, the conditional must be understood to deny the former. Must be understood. To deny the former. To deny the former. Former means I am a monkey's uncle. और latter means था हिटलर वाजा, नहीं एक मिनट, फॉर्मर का तो पहले वाला होगा उल्टा बोल दिए। फॉर्मर का मतलब होगा हिटलर वाजा मिलिट्री जीनियस, उसी को डिनाई कर रहा है। कॉन्सिक्वेंट आई एम मंकीज अंकल, लेटर इसके लिए प्रयोग हुआ है। चलिए एक लाइन और लिख लीजिए, फिर इसको समाप्त करते हैं, कल फिर इसी में कंटिन्यू करेंगे। तो कल, आज तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा है, कल ज्यादा दिमाग लगेगा। एक लाइन नीचे लिखिए, सभी वस्तुगत आपादन मटेरियल इंप्लीकेशन, सभी वस्तुगत आपादन मटेरियल इंप्लीकेशन क्या 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 बोले? सभी वस्तुगत आपादन, अरे गड़बड़ बोल दी, पहले हमको लिखना चाहिए था। अरे चलिए यही लिखिए, सभी वस्तुगत आपादन मटेरियल इंप्लीकेशन वास्तविक आपादन नहीं होते, रियल इंप्लीकेशन नहीं होते। लेकिन सभी रियल इंप्लीकेशन वस्तुगत आपादन, लेकिन सभी ने फिर वास्तविक एक बार बोल दिया, हमको लगता है उल्टा पुल्टा कुछ बोल दिए क्या। सभी वस्तुगत आपादन, अंग्रेजी क्या बोले, अंग्रेजी क्या बोले थे इसका? मटेरियल इंप्लीकेशन, रियल इंप्लीकेशन नहीं होते हैं। हाँ, अब लिखिएगा सभी, लेकिन सभी रियल इंप्लीकेशन वास्तविक आपादन, लेकिन सभी रियल इंप्लीकेशन वास्तविक आपादन वस्तुगत आपादन मटेरियल इंप्लीकेशन हो सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये कभी पूछा जा सकता है। सर ये- इंग्लिश दीजिए इसमें। मतलब इसमें ये लिख लीजिए, ऑल मटेरियल इंप्लीकेशन कैन बी रियल इंप्लीकेशन। गड़बड़ बोल दे रहे हैं, कैन नॉट बी रियल इंप्लीकेशन। ऑल मटेरियल इंप्लीकेशन cannot be real implication, but all real implication can be material implication। ठीक है ना, गड़बड़ नहीं बोले हैं। रियल और मटेरियल में एक बार बोल दीजिए। वस्तुगत आपादन वास्तविक आपादन नहीं होते। एक मिनट फिर से बोलिए। सभी वस्तुगत आपादन वास्तविक आपादन नहीं होते हैं, कॉमा, लेकिन सभी वास्तविक आपादन वस्तुगत आपादन हो सकते हैं। ठीक है ना? हाँ जी सर। हाँ हाँ बोलिए सर। एक क्वेश्चन ये यूपीपीजीटी लॉजिक का जो आता है उसमें आया था, यदि वह एक उत्कृष्ट कलाकृति है तो मैं बंदर का चाचा हूँ, तो इसका 4 ऑप्शन दिया है। कारणात्मक आपादक, आर्थी आपादन, भाषात्मक आपादन। हिंदी में बोलिए क्वेश्चन। सर पहला क्या है? पहला है कारणात्मक आपादन। ठीक है, कौजल मूलक हो गया, कौजल हो गया। आर्थी आपादन। आर्थी आपादन। तो आर्थी क्या होता है?
ये सर पेपर जो है मेरे पास ये हिंदी में ही है, यूपी नहीं तो पीजी की आरती तो हम पहली बार सुन रहे हैं सर। ये है, उसके बाद तीसरा है परिभाषात्मक आपादन और चौथा है भौतिक आपादन। मटेरियल इम्प्लीकेशन, वही चौथा लगाइए। चौथा जो भौतिक है ना, इसी मटेरियल इम्प्लीकेशन का हिंदी अनुवाद है, भौतिक आपादन। यही भौतिक आपादन लगा दीजिए। सर हाँ, ऐसे कौन सा रियल इम्प्लीकेशन होता है जिसमें रियल कनेक्शन नहीं होता? अरे रियल में तो रियल कनेक्शन होगा ही। तो सर आपने बोला ना ऑल रियल इम्प्लीकेशन कैन बी मटेरियल इम्प्लीकेशन, मटेरियल इम्प्लीकेशन तो रियल कनेक्शन। अरे कैन नॉट भी हमने बोला था। नहीं सर, पहले से बोला ना मटेरियल इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी द रियल इम्प्लीकेशन बट ऑल द रियल इम्प्लीकेशन कैन बी मटेरियल इम्प्लीकेशन। हाँ हाँ ठीक है, ठीक तो है। सर इसके एक आध मैं एग्जांपल अपन बता सकते हैं सर? सुनिए जितने भी रियल होंगे वो मटेरियल हो जाएंगे। इसको समझने के लिए कल जब हम लोग इम्प्लाइज सिंबल पर आएंगे ना, तब जाके समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। जैसे आपको याद होगा जब हम लोग डिसजंक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे और के दो अर्थ थे, एक इंक्लूसिव था, एक्सक्लूसिव, और एक एक्सक्लूसिव था ना? यस सर, यस जी सर। लेकिन बाद में आपको हमने बताया कि जितने भी लॉजिशियन हैं उन लोगों ने ये मान लिया था कि इन दोनों के लिए चूंकि सिंबल अलग अलग थे, इसका वेल था और इसका और था, लेकिन ये कह दिया गया कि दोनों के लिए हम वेल का ही प्रयोग करेंगे। बताया ना, आगे लिखवाए थे ना? यस सर, यस सर। तो ठीक वही चीज यहाँ पर भी है। तो जो रियल इम्प्लीकेशन है उसको हम मटेरियल कह सकते हैं, क्योंकि P इम्प्लाइज Q, इसको हम मटेरियल ही बोलेंगे। इसमें रियल इम्प्लीकेशन हो सकता है हो, लेकिन जितने रियल इम्प्लीकेशन होंगे वो तो मटेरियल होंगे, लेकिन जितने मटेरियल इम्प्लीकेशन होंगे वो रियल नहीं होंगे। जैसे हिटलर वाज मिलिट्री जीनियस, देन आई एम अ मंकीज अंकल, तो ये कहाँ से रियल हो जाएगा बताइए? तो सुविधा के लिए ये मान लिया गया है कि जो इम्प्लाइज है ये दोनों के लिए प्रयोग होगा, तो इसको हम मटेरियल ही कहेंगे, रियल भूल जाइए, रियल नहीं बोलेंगे भले ही रियल कनेक्शन हो। ठीक है? यस सर। बोलिए सर। ये जो अब लिखा है वर्तमान सोपाधिक कथन का पूरा अर्थ यह निषेध प्रतीत होता है कि हिटलर सैन्य विज्ञान का महापंडित था। सर इसका क्या मतलब है ये वर्तमान सोपाधिक कथन? सर वर्तमान सोपाधिक कथन जो अभी हमने लिखा था वही हिटलर वाला, इफ तो ये जैसे ये पास्ट से रिलेटेड है सर? नहीं, ये इसके लिए है। इफ हिटलर वाज अ मिलिट्री जीनियस, इसके लिए प्रयोग हुआ है। प्रेजेंट किसको बोलेंगे? ये उन चारों को नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे। इफ हिटलर वाज अ मिलिट्री जीनियस, तो समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। देन आई एम अ मंकीज अंकल, ये जो आई एम अ मंकीज अंकल का जो प्रयोग हुआ है, ये इसी को डिनाई करने के लिए हुआ है, अस्वीकार करने के लिए हुआ है। एक तरह से कहा गया कि हिटलर अगर सैन्य विज्ञान का महापंडित है तो इसको हम नहीं मानेंगे, अगर ऐसा है तो मैं बंदर का चाचा हूं। तो इस एंटीसीडेंट को डिनाई करने के लिए ये लास्ट वाला स्टेटमेंट आया है जो ये फॉल्स है और स्पष्ट रूप से ये असत्य है। तो पूरा पढ़िए, अब मिलाइए, आया सर कि आपने लिखवाया सर आपने लिखवाया महापंडित था, मतलब ये तो पास्ट से हो गया ना सर? अब जो उदाहरण है वही तो मैं बोलूंगा। अभी वाच को मैं ईज और कैसे इंग्लिश करूं? में भी तो वाज लिखा हुआ है ना सर, वाज को तो था ही होता है। तो हमने क्या लिखवाया है? तो नहीं सर, आप ठीक लिखवाए, वो नहीं बोल रहे सर। मेरा कहना है ना कि जैसे ये वर्तमान आप डाले हैं ना, तो वर्तमान इसमें कौन हुआ, ये चीज इनको नहीं समझ में आ रहा। वर्तमान यही स्टेटमेंट हुआ जो कंडीशनल आपके सामने मैंने लिखा है, इसी के लिए प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है। ओके सर, क्या इसका हम एक एग्जांपल ये ले सकते हैं क्या सर?
कौन? जैसे कि अगर हम बोले कि हम जब मेरा यदि मेरा मित्र आएगा तो मैं उसे आकाश कुसुम गिफ्ट करूंगा, क्या ये हो सकता है उदाहरण सर? आप आकाश कुसुम गिफ्ट करेंगे? सर ये जैसे कि ये भी तो एक पद ये है ना, ये सर इसी का उदाहरण जैसा है ना सर, जैसे मतलब कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं सर? अब आकाश कुसुम जो शब्द है वो फॉल्स हो जाएगा, बताइए। जी सर। आकाश कुसुम होता है क्या? नहीं बताइए, होता है होता सर, है तो कि नहीं? इसलिए फॉल्स होगा ना। तो नहीं नहीं तो होता कहाँ है। से फॉल्स होगा? तो फॉल्स कहाँ से होगा? ये तो निश्चित सर रूप से जैसे फॉल्स है, ये तो सर्टेनली फॉल्स है। लेकिन क्या आकाश कुसुम अब इंडियन फिलोसफी वाले बताएं? सर जैसे आकाश यहाँ आप कुसुम किस कैटेगरी में आएगा? आकाश नहीं, एक मिनट, अब आकाश कुसुम का नाम आपने लिया है तो क्या इंडियन फिलोसफी में उसको असत्य माना जाता है क्या? क्या माना जाता है उसको, कोई बताइए। इस सर नहीं सर, अनरियल तो नहीं माना अरे जाता है। उसकी तो सत्ता ही नहीं है कि है उसकी सत्ता? नहीं सर। नहीं सर। तो क्या कहेंगे उसको, ट्रू या फॉल्स? मिथ्या बोल सकते हैं सर, मिथ्या बोल कहेंगे सकते हैं। सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, हो गया क्लियर। बहुत दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। इसमें जो फैक्ट जितना बता दिया है, सवाल इसी से आएगा, और वर्तमान कथन जहां तक है वो इसी के लिए प्रयोग हुआ है। आप नीचे जब आप पढ़िएगा ना, हमने जब लिखवाया है वर्तमान सोपाधिक कथन का पूर्ण अर्थ, तो वहां पे उदाहरण भी हमने लिखवाया है कि हिटलर सैन्य विज्ञान का महापंडित था। इसको लग रहा है कि ये निषेध कर रहा है, तो कौन निषेध कर रहा है? अगर इसको सत्य माने तो, कि आई एम अ मंकीज अंकल, जिसको असत्य है, उसी के आधार पर हिटलर वाले मिलिट्री जीनियस को डिनाई कर रहा है। ये तो हमने लिखवा दिया साफ साफ, वर्तमान कथन किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि जो उदाहरण है उसी को वर्तमान कहा गया है। हाँ बोलिए, और किसी का डाउट? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सर, ये जो हिटलर है इनके ऊपर उनका डाउट है कि हिटलर तो मर चुके हैं, तो इसको वर्तमान में क्यों लिया जा रहा है, ये सर। अरे भाई उदाहरण है, क्यों नहीं ले सकते हैं? वर्तमान का मतलब दिया हुआ उदाहरण। ये तो एग्जाम्पल जो अभी हमने लिया वो वर्तमान उदाहरण की बात कर रहे हैं ना? यस सर। अरे उसी वर्तमान सोपाधिक कथन में उदाहरण हमने लिखवाया है, तो वर्तमान किसको कहेंगे? ये तो भी हम कहेंगे सर। क्लियर हो गया सर। समझ नहीं पा रहे सर, वो उदाहरण में ही अटक गए हैं। मनीष जी, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि वो पास्ट में है या प्रेजेंट में, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसकी बात को हम नकार रहे हैं। जैसे आप अगर बोले कि हम विधायक हैं, तो आपकी बात को हम काटेंगे ना कि अच्छा अगर आप विधायक तो हम कलेक्टर हैं, तो मतलब सीधी सी बात है कि हम आपकी बात को काट दे रहे हैं। नहीं, ये तो हम समझ गए, जहाँ तक वो ज्यादा जी का क्वेश्चन था उस पे मैं दिया था। तो उसपे तो कोई समस्या, उसमें तो हाँ, इसमें तो कोई समस्या थी ही नहीं। वो तो सीधे सीधे मैंने लिखवाया क्या है, जरा पढ़ के बताइए हिंदी में, बताइए। द फुल मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट कंडीशनल सीम्स से क्या लिखवाया है मैंने? वर्तमान सोपाधिक कथन का पूरा अर्थ यह निषेध प्रतीत होता है कि हिटलर सैन्य विज्ञान का महान पंडित था। जी सर, सत्य है, जबकि मैं बंदर का चाचा हूँ, असत्य है। तो ये वर्तमान कथन किसके लिए? यही तो है वर्तमान कथन, जिसको सत्य और असत्य आप कह रहे हैं। जी सर। चलिए, अरे अब कल थोड़ा पढ़ के बैठिएगा कल, क्योंकि जो बताने वाला हूँ प्योर लॉजिकल है अभी इसी टॉपिक का। सर एक चीज पूछना था सर। हाँ पूछिए सर। मेरे पास ना प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र जो बुक है वो अशोक कुमार वर्मा का है, ये चलेगा क्या सर? अब हम क्या बोले, अब जिससे चलाना हो चलाइए।
उसमें हिंदी में सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं ना? नहीं सर, इंग्लिश में है। इंग्लिश में है? जी सर। तो कॉपी वाला पूरा एक्सरसाइज है उसमें? सर कॉपी वाला नहीं है, लेकिन दूसरा ही है, कुछ कुछ मिलता जुलता है, पूरा नहीं है। हाँ, तो पूरा नहीं है तो उसको छोड़ के या तो कॉपी वाली ले लीजिए या फिर हमारी वाली ले लीजिए। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए फिर कल थोड़ा सा पढ़ लिख के बैठिएगा, क्योंकि हम सीक्वेंस कंडीशनल और मटेरियल का एक साथ कर दिया है, जबकि बीच में बहुत सारी चीजें हमने छोड़ा इसलिए है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, रियल इम्प्लीकेशन और मटेरियल इम्प्लीकेशन दोनों में आप लोगों को अंतर समझा सकें। अब 5 प्रकार के जो स्टेटमेंट है उनको एक ही साथ रख दें। अब कल हम लोग इसके सत्यता पर आएंगे, असत्यता इसका कैसे निर्धारित होगा उस पे आएंगे और लगेगा वहां दिमाग। ठीक है, तो पढ़ लिख के बैठिएगा सब लोग। कल पढ़ाना है ना लॉजिक? जी सर। ठीक है फिर चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर। प्रणाम सर। सर